all are doing well. Today, we are going to discuss another important topic from the concept of damages. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मैंने आपको डैमेजेस के बारे में बहुत डिटेल में सेशन कर चुके हैं हम, और इसमें मैंने आपको बताया व्हाट एग्जैक्टली डैमेजेस आर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डैमेजेस आर. लास्ट सेशन हमने यही किया है कि डैमेजेस कितने टाइप का होता है. सो द intro videos of damages and kinds is already available in the playlist. You can go out, या फिर जो students अभी join कर रहे हैं, you can see on the top I button. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा damages क्या होता है, and in next you are going to see what are the different kinds of damages. Now my dear students, continuing the same topic, today in this session आज हम discuss करेंगे factors to be considered while assessing the damages. जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ ब्रीच करती है, या एक पार्टी के साथ जब इंजरी या लॉस होता है ड्यू टू एनी ब्रीच इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो उस पार्टी को क्लेम या कंपनसेशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, कैसे कैलकुलेट होगी, हमें कितने फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, किस किस बात को ध्यान में रखना है वाइल गिविंग अ कंपनसेशन टू द अदर पार्टी. क्या सिंपल यही चीज कैलकुलेट होती है कि अदर पार्टी को लॉस हुआ है तो उसको पैसे दे दिए जाए, या देयर आर अदर मैनिपुलेशंस और अदर पॉइंट्स ऑल्सो. सो लेट्स डिस्कस इन ब्रीफ व्हाट आर दोज फैक्टर्स that are mostly required while assessing or calculating the damage. So let's start. Here you can see the very first is causation. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि सबसे पहले ये पता लगाना एक्चुअल कॉज ऑफ इंजरी. इन जो कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी के साथ गलत हुआ है, डैमेज हुआ है, इंजरी हुई है, लॉस हुआ है, सफरिंग हुई है, उसका मेन कारण क्या है, उसके पीछे का कॉज क्या है. So it says that there needs to exist a causal connection between the breach committed by the party and the loss or injury that has been suffered. सबसे मेन चीज है कि जो भी सफरिंग उस पार्टी को हुई है, जिसके साथ लॉस या इंजरी हुआ है, दैट पार्टी जिसके साथ ब्रीच हुआ है, एक कनेक्शन होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए कि इस वजह से उस पार्टी के साथ इंजरी हुई है, और जो वो वजह है वो आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही हुई है. राइट बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में लिखा गया है माय डियर स्टूडेंट्स, और आप ये बिल्कुल सही समझ सकते हैं. फॉर अ रैशनल मैन आपको पता होना चाहिए कि एक पार्टी की गलती की वजह से दूसरी पार्टी को सफरिंग हुई है. फॉर इस्टेब्लिशिंग दिस लिंक कोर्ट्स फॉलो वेरियस टेस्ट. बहुत सारे टेस्ट ले डाउन है वाइल विद कंसिडरेशन टू बी फैक्ट्स देखना, circumstances, situations को analyze करना. And if it is found out by court that the breach of the contract cannot be asserted to the acts of the defendant, अगर साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट को देखकर लग रहा है कोर्ट में कि जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है उसमें दूसरी पार्टी की कोई गलती ही नहीं थी, राइट, डिफेंडेंट जो केस में बना है उसकी कोई एक्ट या उसका कोई कारण ही नहीं था जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को सफरिंग झेलनी पड़ी, तो इस केस में तो द डिसीजन विल कम इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट. ओके, डिफेंडेंट को कुछ भी कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है. कोर्ट हाँ ये जरूर मानती है कि दूसरी पार्टी के साथ गलत हुआ है, बट अगर उसमें डिफेंडेंट का कोई रोल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने में डिफेंडेंट ने कुछ नहीं किया है, कॉजेबल रिलेशनशिप ही कुछ बन नहीं रही है, देन प्लेंटिफ विल नॉट गेट एनी डैमेज. ओके, he will not be awarded damages in any form. So what exactly this says that it is only real and effective cause. इस चीज पर बिल्कुल प्रॉपर ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है. रियल कॉज और इफेक्टिव कॉज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द इंजरी और लॉस that has been incurred for which damages are being claimed. जिस वजह से damages का क्लेम किया जा रहा है by one party, उसको ये रियल और इफेक्टिव कोज दिखाना पड़ेगा कि भैया मुझे जो लॉस हुआ है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही अराइज हुआ है, और दूसरी पार्टी ने ब्रीच साफ साफ की है, एक रिलेशनशिप बनता दिखना चाहिए. तभी कोर्ट डिफेंडेंट को कहेगी दैट यू आर नाउ बीन ऑर्डर्ड टू पे द अदर पर्सन. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग या फर्स्ट फैक्टर जो कंसीडर किया जाता है, कॉज. सेकेंड फैक्टर दैट इज कंसीडर्ड माय डियर स्टूडेंट्स इज रिमोटनेस ऑफ डैमेज. ओके, रिमोटनेस ऑफ डैमेज मीन्स, इसको भी देखिए ध्यान से समझते हैं, दैट कि जो लॉस और डैमेज हुआ है एक पार्टी को, इट शुड अराइज इन द नॉर्मल और यूजुअल कोर्स ऑफ द थिंग्स.
फ्रॉम सच अ ब्रीच। मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी ब्रीच की वजह से, और वो नॉर्मल और यूजुअल चीज होनी चाहिए जो समझ में आए कि यस जो डैमेज है वो साफ साफ इसी गलती की वजह से दूसरे पर्सन को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो गलती की गई है और जो एक्चुअल में लॉस हुआ है उसका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं हो, right? So thereby absolving the defendant of any liability that may have arisen as a remote consequence of the breach of a contract. Remoteness means you have to see the gap between the wrongdoing and actual loss suffered by the party. If there is real connection between both these, then yes, defendant will be clearly liable. And if you see there is no relationship, remoteness ही नहीं है दोनों में, तो then my dear students there is no थिंग सच कि हम डिफेंडेंट को लाइबल करार दें. सो सेकेंड फैक्टर इज अंडरस्टूड. Here the third thing that is taken care of is date of valuation for the period of loss. आपको टाइम भी चेक कैलकुलेट करना है, टाइम चेक करना है कि एक्चुअल में जो डेट अराइज हुई है क्या वो विद इन द कॉन्ट्रैक्ट है, मेंशन है या नहीं है, right? So time, or you can say date, is very very crucial in element of deciding the damages. Date of valuation for the period of loss, what it says, let's see. For claiming the damages for loss for any kind of profit, the period of loss and the date from which it is calculated become more important factors. राइट कितना एक पार्टी को लॉस हुआ है, कितना उसने अपना प्रॉफिट खोया है, किस डेट से हम लगा के चले कि यस उसके साथ लगातार गलत होता आ रहा है, तभी हम उस पूरे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डैमेजेस को कैलकुलेट कर पाएंगे और तभी वो सही अमाउंट भी बनेगी. ओके, इट इज जस्टिसेबल टू विद द अदर पार्टी. अगर हम उसको लाइक पीरियड को कंसीडर ना करें और एक नॉमिनल अमाउंट का उसको एक क्लेम दे दे, तो भैया उसको एक्चुअल में जो लॉस इतने टाइम से वो पीरियड से जो फेस कर रहा है उसकी तो भरपाई हुई नहीं ना. ओके, सो इट सेज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू सी द टाइम. लाइक अब आप यहाँ से एक चीज समझिए, इट माइट बी पॉसिबल दैट अ पर्सन हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ प्रॉफिट, मीन्स उसको अपने प्रॉफिट्स का नुकसान हो रहा है ड्यूरिंग हिज बिजनेस में, बट ही माइट नॉट बी फंक्शनिंग अंडर एन ऑब्लिगेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट. हो सकता है उसके बिजनेस में जो लॉस हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं है, वो आउट ऑफ द यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट और आउट ऑफ द टॉपिक उसको लॉस हो रहा है. तो यहाँ पर दूसरी पार्टी अब ऑब्लाइज नहीं है उस लॉस को फुलफिल करने के लिए. दूसरी पार्टी तभी ऑब्लाइज्ड है जब वो विद इन द कॉन्ट्रैक्ट हो, विद इन द टाइम पीरियड हो. So if it is out of this, the other party is not liable to make that good, yeah, make that loss during that period. Okay, now let's come to the other factor. Other factor is mitigation. मिटिगेशन का मतलब क्या है इसको पहले समझेंगे. देखिए दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में, समझते हैं इस चीज को, ए एंड बी. तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में ए के साथ कुछ गलत हुआ है ड्यू टू एनी नॉन परफॉर्मेंस बाय बी, बी की किसी गलती की वजह से या बी ने परफॉर्म नहीं किया उस वजह से ए को सफरिंग हुई है, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि बी फिर ए के लिए लायबल है, बी को ए को डैमेज देना पड़ेगा. यही अभी तक हमने देखा है. बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ था जिसमें कि ए की तरफ से भी कोई ड्यूटी बनती थी या ए को ऊपर भी कुछ ऐसा ड्यूटी थी कि वो उस लॉस को कम कर सकता था, उसकी तरफ से भी कुछ इनिशिएशन होना चाहिए था, उसको भी अपना लॉस कम करने के लिए थोड़े स्टेप करना चाहिए था आगे, तो यहाँ पर वो फैक्टर भी कंसीडर होगा. ऐसा नहीं है ए सिर्फ बैठा बैठा सिर्फ लॉस को सहे जा रहा है या अपना उस टाइम पीरियड को ये सोच रहा है कि बी से तो पैसा मिलेगा ही, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं क्यों मेहनत करूं, या मैं क्यों अपना अब आई शुड पे अटेंशन टू अदर थिंग्स. नो, ए शुड सीम टू बी देयर कि वो स्टेप ले रहा है, वो इनिशिएट कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है लॉस को थोड़ा मिनिमाइज करने का, वो अपनी तरफ से पूरा ऐसा काम कर रहा है कि उसका जितना भी घाटा हो वो कम हो सके. एक्चुअल में जो भी उसको सफरिंग हुई है वो बी की वजह से ही हुई हो, ए ने अपनी तरफ से हर चीज ऐसे प्रॉपर की हो कि यस उसका लॉस कम से कम हो. ये बात मिटिगेशन में कही जाती है. सो लेट्स रीड इट एंड अंडरस्टैंड. फॉर एन अवॉर्ड ऑफ डैमेज इट इज नेसेसरी कि जो पार्टी विच इज प्लानिंग डैमेजेस
जिसको डैमेज लेना है, जिसके साथ गलत हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच, इटसेल्फ वाज विलिंग टू परफॉर्म इट्स पार्ट, कि वो अपना खुद का पार्ट परफॉर्म करने के लिए हमेशा से रेडी थी। वो ये ना हो कि वो भी रेडी ना हो तो भैया फिर क्या उसको डैमेज पे करना। अगर बी ने गलती करी है तो आपने भी तो करी है, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। So it must be seen that कि he is always willing to perform its part of the promise under the contract, या फिर उसने अपना part already perform कर दिया है। Therefore, the duty to mitigate losses is indispensable prior to the claiming damages. अगर आप डैमेज क्लेम कर रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने मिटिगेट लॉस किया है, आपने लॉस को कम करने की कोशिश करी है, एंड द पार्टी क्लेमिंग द डैमेजेस has a duty to take all the reasonable steps that are necessary to avoid such damage. उसने वो सारे reasonable steps या necessary steps लिए जिससे कि वो अपने लॉस को कम कर सकता था। मिटिगेशन का कंसेप्ट समझ में आया? सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स that are considered while elaborating, analyzing, assessing or calculating the damage. And with this, the topic of damages is over. I hope now you understood each and every cause. क्या क्या वो points हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं while analyzing, while calculating the damage. My dear students, thank you for watching this session. Keep watching and stay tuned for the next one. Thank you.